नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोट दी गड्डी में। तो देखिए, 10वीं कक्षा की जो परीक्षा है वो आपको पता ही है, दिनांक 12 मार्च को है। और ये 12 मार्च की इस परीक्षा की विशेष तैयारी के उद्देश्य को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको बिल्कुल स्किप ना करें, सबको सेंड करें। क्या पता इन 3 दिनों में कोई ऐसा प्रश्न मुझसे कुछ विद्यार्थी पूछ लें और उनका जवाब मैं दूं और वो परीक्षा में आ जाए। तो साथियों, तैयार रहें उस प्रश्न के उत्तर को सुनने के लिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मुझे जो प्रश्न कुछ बच्चों ने पूछे हैं वो ये सामने मैंने लिख रखे हैं, तो मैं उनका जवाब देता हूं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है, वह परेशानी पैदा कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट में भेजें। मैं आपको अगले दिन प्रातःकाल 10 बजे से पूर्व उसका उत्तर पहुंचा दूंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि वो प्रश्न आपके परीक्षा में अगर आया तो गलत नहीं होगा, एकदम सही करेंगे और अंक अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न जो मुझे पूछा गया है वो है संस्कृति और सभ्यता को समझाइए। काफी सारे विद्यार्थियों के ये पाठ समझ में नहीं आया है, थोड़ा जटिल है, निबंध टाइप पाठ है। तो देखिए, ये था आपके लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन जी का द्वारा लिखा हुआ। और संस्कृति और सभ्यता शब्द में जो अंतर है, आपको परिभाषा याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा। मैंने वो शब्द लिखे हैं बोर्ड के ऊपर जिनसे आपको ये परिभाषाएं याद हो जाएंगी। पहला शब्द आपके सामने संस्कृति। संस्कृति से जुड़े हुए ये 3 शब्द आप अगर याद कर लेंगे, मात्र 3 शब्द याद कर लीजिए, संस्कृति की परिभाषा गलत नहीं होगी। तो सुनिए, मानव की वह योग्यता प्रवृत्ति प्रेरणा। मानव की वह योग्यता प्रवृत्ति प्रेरणा जिसके आधार पर वह नई खोज या आविष्कार या किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वह संस्कृति कहलाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, वो खोज या आविष्कार या सिद्धांत नहीं कहलाता है संस्कृति। मानव की वो योग्यता प्रवृत्ति प्रेरणा, ये तीनों चीज कहलाती है उसकी संस्कृति। क्योंकि जो खोज की गई है, जो आविष्कार किया गया, वो इन्हीं के आधार पर हुआ है। उसमें योग्यता थी, उसकी ऐसी प्रवृत्ति थी, उसके मन में ऐसी प्रेरणा आई जिससे वो ऐसी खोज कर सका, और यही उसकी क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। मुझे आशा है आपको याद हो गया है। और फिर देखिए, संस्कृति के बाद में जो शब्द आता है वह आता है संस्कृत व्यक्ति। संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत व्यक्ति के लिए आपको 2 शब्द याद करने हैं और एक शब्द का अर्थ समझना है। तो देखिए, वह मानव जो अपनी बुद्धि या विवेक के आधार पर, तो आप यहां समझ भी लिख सकते हैं, वह मानव जो अपनी बुद्धि या विवेक या समझ के आधार पर नई खोज करता है, नया सिद्धांत देता है, वह सब संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। वह मानव जो अपनी बुद्धि विवेक समझ के आधार पर नई खोज करता है, वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। फिर देखिए, आपको मुझे लगता है कि याद हो गया है संस्कृति किसे कहते हैं और संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं। आप फिर देखते हैं, इनके साथ मैंने आगे के भी लिख लिए हैं, सभ्यता किसे कहते हैं और सभ्य व्यक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए, सभ्यता किसे कहते हैं? संस्कृत व्यक्ति, ये जो संस्कृत व्यक्ति था, ये यहां पर ये वाला, तो संस्कृत व्यक्ति की संस्कृति ये वाली। तो संस्कृत व्यक्ति की संस्कृति के परिणाम स्वरूप जो खोज या आविष्कार हुआ है, उस खोज या आविष्कार को आने वाले समय में, इन फ्यूचर, भविष्य में, आने वाले समय में अन्य लोगों द्वारा उपयोग में लेने के अलग अलग तरीके वह सभ्यता कहलाते हैं। जैसे सुई की खोज करने वाले ने खोज कर दी, उस सुई को अलग अलग तरीके से हम उपयोग में लेते हैं। मैं उदाहरण आपको और गहराई से समझाता हूं। देखिए, सुई है, अपने घर में काम आती है, तब वह वस्त्र सिलने में, बीच में फट जाने पर वस्त्र टांका लगाने में काम आती है। वही सुई, उसका दूसरा उपयोग जो चर्मकार है, वह चमड़ा का जूता बनाने में काम करता है। उसी सुई का, वैसी ही सुई होती है जो आगे से तीखी होगी, वैसी सुई से जब एक शल्य चिकित्सक होता है, एक कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना में कोई किसी की चमड़ी फट जाए, कट जाए, तो उसके टांके लगाने के काम में आती है। तो देखिए, एक ही सुई का अलग अलग तरीके से आने वाले समय में प्रयोग किया गया। और आप इस सुई को और अलग अलग अगर दिमाग आजमाएंगे तो बहुत सारी जगहों पर इस सुई का प्रयोग होता है।
तो साथियों कुल मिलाकर के ये सारे जो तरीके हम जिस तरीकों से काम में ले रहे हैं वो सारे हमारी सभ्यता कहलाएंगे। तो ये है सभ्यता, हमारी सभ्यता। सुई की खोज हमने नहीं की, हम उस सुई की खोज का उपयोग करने वाले, और ये हमारे अलग अलग जो तरीके हैं वो तरीके क्या कहलाएंगे, हमारे सभ्यता कहलाएंगे। और हम इसका प्रयोग करने वाले वो क्या कहलाएंगे, सभ्य व्यक्ति कहलाएंगे। तो देखिए आ गया ये, पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान या आविष्कार या सिद्धांत का वर्तमान उपयोग करता व्यक्ति सभ्य व्यक्ति कहलाता है। तो साथियों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक शब्द और पूछा गया था, अनुभव और अनुभूति। ये आपको पता ही है, अज्ञेय जी के पाठ से है, मैं क्यों लिखता हूं। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें दो शब्द मैंने जोड़े हैं, प्रत्यक्ष अनुभव और प्रत्यक्ष अनुभूति। तो साथियों प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, मान लीजिए कि आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं और वहां पर आपने दो वाहनों की आपस में भिड़ंत देखी, टक्कर देखी। उस टक्कर के दौरान जिस प्रकार की भयावहता थी आपने अपनी आंखों से देखी। तो वह जो आंखों से देखी घटना है वो आपका अनुभव है, वो आपका अनुभव है। अब देखिए ये प्रत्यक्ष अनुभव है। इस प्रत्यक्ष अनुभव में अगर आपके मन के भाव, कल्पना, ये संवेदना, ये अगर जुड़ जाते हैं तो वह बाद में बनती है अनुभूति। तो ध्यान से समझिएगा, अनुभव है उसका संबंध मस्तिष्क से है, अनुभव का संबंध मस्तिष्क से है, एक्सपीरियंस अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो अनुभव है वह देखने से घटना को कोई एक चित्र बनता है और उस चित्र के आधार पर हम भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने का प्रयास कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हमें आगे होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने का कार्य करता है। लेकिन अनुभूति उस घटना से जुड़े हुए दर्द, उस पीड़ा को हमारे हृदय तक ले जाती है। अनुभूति किसको कहेंगे, हृदय के गहराई में वो भाव जब उत्पन्न हो जाता है और फिर उससे जो हृदय के अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है उसको देख करके, देखने के बाद में कुछ समय बाद जब हृदय में दुख उत्पन्न होता है, उन लोगों की कराह है मन ही मन में हमें व्यतीत करती है, तो वह है अनुभूति। और याद रखिएगा तभी कविता उत्पन्न होती है जब हृदय में भाव और कल्पना दोनों का समावेश हो जाए। आगे ये देखिए भावात्मक लिखी है, तो हृदय में कल्पना और भावों यानी संवेदना का जब समावेश हो जाए, उत्पत्ति होने लग जाए और वह फिर पंक्तिबद्ध रूप ले ले, तब वह अनुभूति के साथ काव्य रूप ले लेती है। तो ये हो गया अनुभव और अनुभूति। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पता है, ये उदाहरण भी आया था कि वहां पर उन्होंने नहीं लिखी, हिरोशिमा में वो देखी वो जगह। कई बार क्या होता है, हम अपने दिमाग के आधार पर अगर घटना प्रत्यक्ष भी न हुई हो तो हम उसको वहां उसी स्थान को देख करके हम आकलन कर सकते हैं। वो आकलन के आधार पर घटना की प्रत्यक्ष न होने पर भी है उसका अनुभव हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अनुभूति है वह हृदय के भावों से होगी। तो वापस लेखक अज्ञेय जी अपने देश में लौटा, ट्रेन में यात्रा करते हुए फिर उसने उसको अनुभूति के रूप में अनुभव किया और फिर जब हृदय के तल तक पहुंचा तब जाकर के उन्होंने कविता लिखी हिरोशिमा। तो साथियों अनुभव और अनुभूति आप समझ गए होंगे। फिर देखिए साना साना हाथ जोड़ी, पाठ बहुत बड़ा है क्या करें। साथियों बात तो सही है, पाठ बहुत बड़ा है, 15-16 पृष्ठ का लगभग है। तो मैं एक काम जरूर कर सकता हूं आपके लिए, ये एक वीडियो में आपको जो कल उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये कोशिश मैं कल करूंगा आपके लिए, शॉर्ट में बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे वे में आपको पूरा समझा दूंगा। गारंटी है इसमें से कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान रखें, इस वीडियो का इंतजार जरूर करें। साना साना हाथ जोड़ी पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद 5 से 6 नंबर तक के प्रश्न इसमें से आने की संभावना है। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ में लिखने के क्या कारण है। तो देखिए मैं क्यों लिखता हूं में पाठ में लिखने के 2 कारण बताए गए, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक कारण कौन कौन से हैं, एक पंक्ति आई है, मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं, इसलिए मैं लिखता हूं। तो पहला तो कारण ये हो गया, मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं इसलिए लिखता हूं। और दूसरा आंतरिक विवशता, आत्मा की जो है पीड़ा उसको व्यक्त करने के लिए, अंदर जो विवशता है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को बाहर निकालने के लिए, उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखता हूं। तो ये 2 कारण हो गए। पहली बात मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं, और दूसरी बात हो गई अपनी आंतरिक व्यवस्था या आत्मा के अंदर जो पीड़ा का भाव है उससे मुक्ति पाने के लिए मैं लिखता हूं। 2 कारण हो गए।
इसके अंदर 4 कारण माने हैं, 1 2 3 और 4। 4 कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है यहां पर संपादकों का आग्रह है। किसका आग्रह है? संपादकों का आग्रह है, याद रखिएगा, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समय कम है। दूसरा है प्रकाशकों का तकाजा, जो पाठ्य पुस्तक में आए हैं उसके आधार पर ही मैं लिख रहा हूं, तो प्रकाशकों का तकाजा। और तीसरा यहां पर है आर्थिक आवश्यकता पूर्ति, आर्थिक पूर्ति, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, आर्थिक आवश्यकता पूर्ति। और चौथा और आखिरी वह है पाठकों का आग्रह, पाठकों का आग्रह। ये कारण क्या है? आप सब जानते हैं, जिस कवि की रचना, कविता आदि बहुत अच्छी चलती है, लोगों द्वारा पसंद की जाती है, उसके लिए सभी, चाहे संपादक हो, चाहे प्रकाशक हो, चाहे आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति का उद्देश्य हो, और चाहे पाठक हो, सभी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और इसीलिए लेखक है वह लिखता है। लेकिन याद रखिएगा साथियों, लिखने के ये कारण महत्वपूर्ण नहीं है, ये कारण इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, लिखने के संबंध में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लिखने के मुख्य कारण है। यानी एक कवि तभी कवि बनता है जब उसके हृदय के अंदर विवशता हो, उसके हृदय के अंदर आत्मा है वह बड़ी पीड़ित हो, और तब जाकर के वह एक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो पाता है, क्योंकि तभी कविता बनती है। तो ये हो गए इसके कारण। फिर देखिए हिंदी में 70 से 80 अंक कैसे ला सकते हैं साथियों। हिंदी में 70 से 80 अंक लाना कतई इतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं, बहुत सरल है। और क्यों है? क्योंकि याद रखिए, अगर आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी है, आपकी राइटिंग अगर बहुत अच्छी है, तो आपके आसानी से 70 नंबर आ सकते हैं। 70 से ऊपर जाएंगे वो आपकी इच्छा है, आपकी योग्यता पे है निर्भर, आपकी तैयारी पे निर्भर। लेकिन 70 अंक लाना अगर राइटिंग आपकी अच्छी है तो बिल्कुल आसान। और वर्तमान समय में तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो इतने आने लगे हैं कि आप थोड़ी सी अच्छे से पढ़ लें, या पॉइंट वाइज कुछ प्रश्न अच्छे से याद कर ले, हर पार्ट के 10-10 जो छोटे प्रश्न अगर निकाल के याद कर ले, तो आपके आसानी से 70 से ऊपर आ सकते हैं। राइटिंग का ध्यान रखिएगा। और शुरुआत में याद रखिएगा, शुरुआत में 50% जो पेपर है उसको आप स्पीडली कीजिए, तेज गति से कीजिए। क्यों कीजिए? हालांकि ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा जल्दबाजी में। जल्दी इसलिए करना है क्योंकि हमारा पेपर हिंदी का जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका आंसर ज्यादा लिखना पड़ता है। तो 50% वो शुरुआत में जो आते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो उनको जल्दी से कर देते हैं। उसमें गलत तो होने का चांस भी नहीं है, क्योंकि आपने अगर सही चेक कर लिया ये सह है तो वो सही रहेगा। आप उसकी राइटिंग अगर खराब भी कर दोगे तो वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सह लिखा है तो वो सही उत्तर है। ये ध्यान रखिए। तो शुरुआत में तो आपको स्पीडली करना होता है, फिर बाद में 50% पेपर होने के बाद आपको गति थोड़ी धीमी करनी होती है, क्योंकि तब राइटिंग बिगड़ने का खतरा रहता है। और याद रखिए, बड़े प्रश्नोत्तर में ही लेखन शैली के अंक कट जाते हैं। हमें काट छांट कहीं भी नहीं करनी है। अगर गलती हो भी गई तो एक सिंगल लाइन आप बीच में खींच दें। अगर आप ऐसे 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 पूरा उसको डार्क कर देंगे तो 5-6 जगह वो स्पॉट बन जाएंगे, और वो 5-6 जगह स्पॉट बनेंगे, वो आपके नंबर कटौती आगे चाहे पत्र में हो चाहे निबंध में हो, वहां पर आपके अंकों की कटौती जरूर होगी। तो इस बात का ध्यान रखें, काट छांट न करें। 50% तक पेपर है वह जल्दी करें, और 50% बाद का फिर जब बड़े प्रश्न उत्तर आ जाए तो स्पीड थोड़ी कम कर लें। और याद रखिएगा, पेपर शुरू होने से 2 घंटे पहले हो, आपको संभवतः थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन एक पृष्ठ के दोनों साइड, एक पृष्ठ के दोनों साइड कम से कम आपको ये आधा घंटा लिख लेना चाहिए पहले। पेपर होने से भी 2 घंटे पहले ये आधे घंटे की जो मेहनत है वो आपके काम आएगी, क्योंकि शुरुआत में ही स्पीड आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि लास्ट में पेपर छूटेगा नहीं। कई बार क्या होता है, एक आध प्रश्न छूट जाता है तो उसका नुकसान हमें भरना पड़ता है। तो साथियों, आपको अगर लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके काम आएगा तो आप इसको शेयर भी करें, और अपने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी सहपाठियों को भेजें। कोई प्रश्न क्या पता उनको ना आ रहा हो, क्या पता वो प्रश्न आपके ध्यान में नहीं आया हो, तो मैं उत्तर जरूर बताऊंगा और आपके वो उत्तर काम आएगा। बोर्ड परीक्षा है तो आप सब एक दूसरे का साथ दें, सहयोग दें, मेरा भी सहयोग करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय सिया राम।